आज से तुम दोनों लिन परिवार से दफा हो जाओ। मैं तुम दोनों में से किसी को भी एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मम्मी और पापा ने मेरे और मेरे गोद लिए हुए भाई के बीच वारिस चुनने के लिए कॉलेज खत्म होते ही हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने हमारी सारी आर्थिक मदद बंद कर दी थी और कहा था कि जब तक हम में से कोई एक कामयाब बिजनेस खड़ा नहीं कर लेता तब तक कोई मदद नहीं मिलेगी। जो कामयाब होगा उसी ही खानदानी कंपनी की वसीयत मिलेगी। इसलिए मैं रास्ता बनाने के लिए दक्षिण की तरफ चला गया, जबकि मेरा भाई किस्मत आजमाने उत्तर की तरफ गया। हम दोनों ने अपनी अपनी हुनर के दम पर काम किया। 3 साल तक मैंने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार अपनी नई बिजनेस को 100 करोड़ से ऊपर की वैल्यू पर पहुंचा दिया। परिवार में बिजनेस को लेकर भाई से कोई झगड़ा ना हो, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा बिजनेस डूब गया है और मैं अपनी गृहनगर वापस आ गया। इन 3 सालों में मेरा गोद लिया हुआ भाई बहुत तेजी से आगे बढ़ा और बिजनेस की दुनिया का चमकता सितारा बन गया। लेकिन वसीयत के फंक्शन में पापा के एक पुराने दुश्मन ने अचानक मजाक में कहा, पुराने लिन, अगर तुम सच में अपने बेटों को परखना चाहते थे तो तुम्हें उन्हें मुफ्त के साधन नहीं देने चाहिए थे, तुम्हें उन्हें खुद रास्ता ढूंढने देना चाहिए था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेंग अंकल, आप मजाक कर रही हैं। मेरे पापा ने तो हमारे रहने खाने के पैसे तक बंद कर दिए थे। ये तो बस मेरी अपनी काबिलियत है जो मेरे भाई के सामने कम रह गई। अंकल मेंग नशे में लग रहे थे। उन्होंने कहा, असंभव। पिछले साल तुम्हारे पापा ने मेरे साथ शेयर्स का सौदा किया था ताकि उत्तर में रिसोर्सेस खड़े किए जा सकें। तुम कह रहे हो कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ? मैंने अचानक पापा की तरफ देखा। उनका चेहरा उतर गया था। उन्होंने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, त्यानचिंग, तुम हमारे सगे बेटे हो। चाहे जो हो जाए तुम्हारा भविष्य खराब नहीं होगा। लेकिन उसका क्या? वो हमेशा से खुद को असुरक्षित महसूस करता आया है। हम तो बस उसे थोड़ा हौसला दे रहे थे। मम्मी ने मुझे बीच में ही टोक दिया। उनका चेहरा सख्त हो गया। तुम सगे बेटे होने के घमंड में बदतमीजी कर रही हो। अगर तुम में थोड़ी भी अक्ल होती तो तुम जमीन से शुरुआत करते। अगर तुमने अपने भाई की वसीयत छीनने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा दिल कड़वाहट से भर गया। मैंने अपने फोन को कस कर पकड़ लिया जिसमें उनकी सारी काली करतूतें थीं। जब बात ऐसी है तो मेरे पास अब आपका पर्दाफाश न करने की कोई वजह नहीं बची थी। मैंने अपने पापा की तरफ देखा। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या मेंग अंकल ने जो उत्तर में मदद देने की बात कही वो सच है? उन्होंने एक ठंडी सांस ली और सूखी हंसी हंसे। त्यानचैंग, तुमने बचपन से कभी किसी की बात नहीं सुनी। हम तो बस तुम्हारे स्वभाव को सुधारना चाहते थे। फिक्र मत करो, जब तुम थोड़े शांत हो जाओगे तो हम त्यानचिन से कहकर तुम्हें कुछ साधन दिलवा देंगे। मैं हंस पड़ा। जो आप आज नहीं दे रहे वो बाद में कभी नहीं देंगे। और आपने साफ कहा था कि ये एक बराबरी का मुकाबला है, लेकिन आपने चुपके से मेरे छोटे भाई की मदद की। क्या यही आपका इंसाफ है? मेरी आंखें लाल हो गईं। आप मुझे समझते क्या हैं? सिर्फ कठपुतली? पापा मुझे समझाने ही वाले थे कि मम्मी ने टेबल पर हाथ दे मारा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हम बस उसे एक भरोसा दे रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोलो। मम्मी गुस्से से लाल थीं। कंपनी हमारी है, हम जिसे चाहें उसे दें। हमारी मदद की बात तो छोड़ ही दो। तुमने 3 साल में कुछ नहीं उखाड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम उससे मुकाबला कर सकते हो? ये देखकर मेरा भाई बेचैनी से बोला, भैया, मम्मी से बहस मत करो। ये सब मेरी गलती है। मैंने उनसे कहा था कि बिजनेस शुरू करते वक्त मुझे डर लग रहा है, इसलिए मम्मी पापा ने चोर दरवाजे से मेरी मदद कर दी। मम्मी ने उसे अपने पीछे छुपा लिया और मुझे गुस्से से देखा। त्यानचिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे तो एक बिजनेस तक ढंग से नहीं संभला। क्या तुम में कंपनी चलाने की औकात है? हम सब ने त्यानचिन की मेहनत देखी है। उसमें मैनेजमेंट का हुनर है। वही वारिस बनने का असली हकदार है। पापा ने भी आह भरी। त्यानचेंग, तुम बचपन से बिगड़े हुए हो। तुम्हें बस खाने पीने और ऐश करने के अलावा कुछ नहीं आता। हमें कभी भी कंपनी तुम्हारे हाथ में सौंपने का भरोसा नहीं था। त्यानचिन हमेशा से इसे बेहतर संभाल सकता था। उसे साधन देना तो बस वक्त की मांग थी। सब कुछ कंपनी के भले के लिए है। कंपनी अच्छी चलेगी तो तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर होगी। बड़ी सोच रखो। हर छोटी बात पर दिल छोटा मत करो। मैं हंस पड़ा। बड़ी सोच? आपको उसकी सारी मेहनत दिखती है पर मेरी नहीं?
इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को मनाने के लिए जब मैं इतनी शराब पीता था कि मेरा पेट दर्द से फट जाता था, तब आप लोग कहां थे? मैंने गुस्से में कुर्सी को लात मार दी। कुर्सी तियानचिन को बस छू कर निकली थी। मम्मी पापा मुझे हैरान होकर देखने लगे। यह पहली बार था जब मैं उनके खिलाफ इस तरह खड़ा हुआ था। लेकिन तभी तियानचिन अचानक जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा। मेरा पैर! भैया, आपका मुझे मारना सही है। मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ एक गोद लिया हुआ बेटा हूं। मुझे आपका हक नहीं छीनना चाहिए था। मुझे अब ये वसीयत नहीं चाहिए। प्लीज मुझे और मत मारो। ये देखकर पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बचपन में भी तुम इसे बहुत सताते थे। अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारा फैसला सही था, वरना अगर तुम वारिस बनते तो तुम इसे जान से मार देते। मम्मी ने घबराकर भाई की पैंट ऊपर की। वहां सिर्फ एक खरोंच थी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ जलती आंखों से देखा। अगर तियानचिन को कुछ भी हुआ तो लिन परिवार में कभी वापस मत आना, और वारिस बनने का सपना तो भूल ही जाओ। उन्हें तियानचिन का इस तरह बचाव करते देख मेरा दिल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसी बात है तो आज से हमारे सारे रिश्ते खत्म। वारिस तो दूर की बात है, मुझे इस पूरी लिन कॉर्पोरेशन की कोई परवाह नहीं है। इतना कहकर मैं उस कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे अंदर से अंकल मेंग की आवाज आई। पुराने लिन, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम इस मौके का फायदा उठाकर तियानचिन को दबाना चाहते थे ताकि तियानचिन की गद्दी पक्की हो सके। इसीलिए तुमने मुझसे ये सब कहलवाया। पापा ने कहा, अरे अगर मुझे पता होता कि वो इतना गुस्सा करेगा तो मैं ऐसा नहीं करता। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे दिल में अब भी उम्मीद की एक आखिरी किरण थी कि शायद उनके दिल में मेरे लिए कोई तड़प होगी। लेकिन उनकी अगली बात ने मुझे पूरी तरह सुन्न कर दिया। क्या होगा अगर वो बदला लेने के लिए तियानचिन को नुकसान पहुंचाए? तुम भूल गए, हमने उसके इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को रिश्वत दी थी ताकि वो कभी दोबारा खड़ा ना हो सके। वो अभी सिर्फ दिखावा कर रहा है। जब वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा तो गिड़गिड़ाता हुआ वापस आएगा। मम्मी ठंडी हंसी हंसी। ये सुनकर मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ये वजह थी कि मुझे उस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट या क्लाइंट नहीं मिल रहे थे। ये सब इन लोगों ने पहले से तय कर रखा था। अगर मैंने विदेशी मार्केट का रुख ना किया होता तो आज मैं कर्ज में डूबा होता और संभलने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसी पल सालों पहले क्लाइंट्स के साथ पी पीकर जो पेट मैंने खराब किया था, उसमें भयानक दर्द उठ खड़ा हुआ। मैं खुद को बेहद लाचार महसूस कर रहा था। तभी बाहर एम्बुलेंस का सायरन गूंजा। सफेद कोट पहने कुछ मेडिकल स्टाफ स्ट्रेचर लेकर अंदर भागे। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। मैंने उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। सुनिए, जरा मुझे रास्ता दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे अनदेखा किया। रास्ता छोड़िए, अंदर कोई गंभीर रूप से घायल है, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। वे मुझे हटाकर सीधे उसी कमरे में चले गए जहां तियानचिन था। जल्द ही तियानचिन को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। जब वो मेरे पास से गुजरा तो एक डॉक्टर ने मेरा पीला चेहरा और पेट पकड़े हुए देखा और कहा, यह लड़का बहुत दर्द में लग रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मम्मी ने उन्हें डांटा। उस पर ध्यान मत दो, मेरे बेटे को तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। अगर इलाज में देरी हुई तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। पापा ने भी उनका साथ दिया। वैसे तो ये भी मेरा ही बेटा है, लेकिन ये अपने छोटे भाई से वारिस की गद्दी जीत नहीं पाया, इसलिए इसने उसे चोट पहुंचाई। ये बस नाटक कर रहा है, बचपन से इसकी यही आदत है। मेडिकल स्टाफ ने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा और तियानचिन को एम्बुलेंस में चढ़ा दिया। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले तियानचिन ने मुझे देखकर एक कमीनी मुस्कान दी। मेरे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार एक भले अनजान इंसान ने मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो पेट की नस फट सकती थी। भर्ती होने और दवा लेने के बाद दर्द थोड़ा कम हुआ। तभी तियानचिन ने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में पापा उसे वसीयत के कागजात साइन करने के लिए दे रहे थे और मम्मी उसे चम्मच से सूप पिला रही थीं। नीचे लिखा था, मम्मी और पापा को मुझे सबसे बेहतरीन जिंदगी देने के लिए शुक्रिया। मैं कड़वाहट से हंस पड़ा। कितना मजाक है। मैं परिवार में झगड़े के डर से दिन रात एक करके अपनी कंपनी बड़ी करता रहा, ये सोचकर कि मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व होगा। लेकिन आज उनका ये रूप देखकर मुझे समझ आया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। उन्होंने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं।
बचपन से ही त्यानचिन को जो चाहिए होता था वे मुझसे छीनकर उसे दे देते थे। त्यानचिन जो कहता वे आंख बंद करके मान लेते, जबकि उनकी नजरों में मैं बस एक आवारा और नाकाम इंसान था। उनके लिए शायद मेरी औकात एक कुत्ते से भी कम थी। तभी मेरे मैनेजर का मैसेज आया, बॉस, लिन कॉर्पोरेशन के टैक्स का मामला सामने आया है। उन्होंने इस बार बहुत बड़ा टैक्स चोरी किया है और अगले 2 दिनों में बड़ी जांच होने वाली है। इस नुकसान को भरने के लिए तुरंत 20 करोड़ रुपयों की जरूरत है। मैंने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। उस 20 करोड़ को नए प्रोजेक्ट में लगाओ। लिन परिवार को उनका वारिस मिल चुका है। मेरा अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। हॉस्पिटल का बिल चुकाने के बाद मैंने सीधे वापस दक्षिण जाने का फैसला किया, लेकिन अचानक ट्रेन कुछ दिनों के लिए कैंसिल हो गई। अब 1 हफ्ते तक कोई ट्रेन नहीं थी। खाली समय होने के कारण मैं लिन कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग पहुंच गया। शुरुआती दिनों में मैंने चुपके से करोड़ों की एक बड़ी बिजनेस डील लिन कॉर्पोरेशन के नाम ट्रांसफर कर दी थी, ताकि बाद में उन्हें सरप्राइज दे सकूं। लेकिन अब उस सरप्राइज की कोई जरूरत नहीं थी। कंपनी में सेल्स और फाइनेंस का काम अलग अलग होता है, इसलिए फाइनेंस वालों को लगा होगा कि ये डील सेल्स टीम ने की है। अब मैं वो डील वापस लेना चाहता था, जिसके लिए मुझे कंपनी का रेवेन्यू रिकॉर्ड देखना था। लेकिन जैसे ही मैंने कंपनी में कदम रखा, सामने त्यानचिन मिल गया। वो मेरी तरफ आया और ताना मारते हुए बोला, भैया, मम्मी पापा कह रहे थे कि तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम घूम फिर कर कंपनी ही आओगे। मुझे यकीन नहीं था कि तुम सच में आ जाओगे। अब उसने अपने असली रंग दिखा दिए थे। मुझे भी अब भाईचारे का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने शांति से कहा, तुमने लिन कॉर्पोरेशन का सीईओ बनने के लिए वाकई बहुत पापड़ बेले हैं। और क्या कहूं, तुम्हारी ही गलती है कि तुम बचपन से मुझसे हमेशा बेहतर रहे। अगर मैं कुछ चाल नहीं चलता तो तुम्हें हराने का भरोसा कहां से लाता। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। फिर वो मेरे करीब आया और धीरे से बोला, वैसे पापा ने लू परिवार को बता दिया है कि मैं ही असली वारिस हूं। परसों मेरी लू त्यानचान से सगाई है। तुम बचपन से उसे पसंद करते थे ना? अब कैसा लग रहा है? उसकी इस घटिया जीत को देखकर मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैं अभी भी रिश्तों को सुधारने के बारे में सोच रहा था और ये मेरा सब कुछ छीनने पर तुला हुआ था। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन तभी सीढ़ियों से मम्मी पापा बाहर आए और उन्होंने ये देख लिया। मम्मी गुस्से में चिल्लाईं, ये क्या कर रहे हो? उसे अभी छोड़ो। उन्होंने दौड़कर मुझे जोर से धक्का दिया और त्यानचिन के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। वे मुझे इस तरह देख रही थीं जैसे मैं कोई जानी दुश्मन हूं। पापा ने कड़क आवाज में कहा, उसने अपनी काबिलियत पर यह मुकाम पाया है और तुम उसे बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे घर में तुम्हारे जैसा जल्लाद बेटा कैसे पैदा हो गया? फिर वे त्यानचिन की तरफ मुड़े और घबराकर पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हें कहीं चोट तो नहीं पहुंचाई? त्यानचिन ने दुखी होने का नाटक करते हुए सिर हिलाया। मम्मी, भैया बस इसलिए परेशान हैं क्योंकि मैं वारिस बन गया। आखिर वो हमेशा मुझसे बेहतर रहे हैं, तो ऐसा झटका लगना आम बात है। वो अभी सच को मान नहीं पा रहे। प्लीज उन्हें मत डांटिए, वो मेरे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो। ये सुनकर पापा ने मेरी तरफ बेहद नफरत और निराशा से देखा और बोले, त्यानचेंग, काश तुम में त्यानचिन जितनी समझदारी और बड़ा दिल का आधा हिस्सा भी होता। मॉम ने दांत भींचकर मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज ठंडी थी। ये और समझदार? अगर ये टियानचन के खिलाफ चाले ना चले तो यही बहुत बड़ा चमत्कार होगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई। बेहतर होगा कि तुम अपने आप में सुधार करो, वरना मुझे तुम्हें बेदखला करने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने अपनी बात खत्म की और मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो मुड़ी और लिन टियानचन के साथ चली गई। मैंने धुंधला सा उन्हें उसे दिलासा देते हुए सुना, टियानचन, तुम्हें पेट्स पसंद है ना? मॉम ने तुम्हारे लिए एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा खरीदा है। पापा ने एक ठंडी सांस ली, अपना सर हिलाया और फिर उनके पीछे चले गए। मैंने ठंडे दिमाग से तब तक देखा जब तक कि उनकी आकृतियां गायब नहीं हो गईं। तभी मैंने अपनी नजरें हटाईं। कंपनी उस दिन के लिए बंद हो चुकी थी। मैंने काफी देर तक खोजबीन की, आखिरकार उस प्रोजेक्ट की सही डिटेल्स की पुष्टि कर ली।
लेकिन इस प्रोसेस में मुझे पता चला कि 1 साल पहले मॉम और डैड ने लिन तियानचेन का मूड ठीक करने के लिए कंपनी का फंड इस्तेमाल करके उसके लिए एक क्रूज खरीदा था। बाद में वो उससे ऊब गया और उसने उसे दोबारा बेच दिया, लेकिन इस लेन देन को उन्होंने छुपा कर रखा था। फिर और गहराई से छानबीन करने पर मुझे ऐसे कई और मामले मिले। इनके बीच उन्होंने ना जाने कितने टैक्स की चोरी की थी। पिछले साल एक दोस्त ने मुझे बताया था कि लिन ग्रुप ने टैक्स चोरी की है। मैंने उनके नुकसान को भरने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन इस बार मैं उनके लिए दोबारा ये खतरा नहीं उठाऊंगा। ट्रेन शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए मैंने एक होटल में चेक इन कर लिया। अगली शाम मेरे माता पिता ने किसी ना किसी तरह मेरा ठिकाना ढूंढ लिया। जैसे ही मैं बाहर निकला, उन्होंने मुझे रोक लिया। मिलते ही मॉम ने एक नफरत भरी मुस्कान दी। सोचा था कि तुम लंबे समय तक छुप पाओगे, ऐसे कबाड़ जैसी जगह में रह रहे हो। तुम्हें परिवार का नाम खराब करने में डर नहीं लगता, या तुम्हें इसकी आदत हो गई है? हमारी मदद के बिना तुम सिर्फ इसी तरह के सस्ते होटल में रह सकते हो। सच तो यह है कि तुम पूरी तरह नाकाम हो, एक बेकार इंसान जो सिर्फ परिवार के टुकड़ों पर पल सकता है। मैंने उनके तानों को नजरअंदाज किया, मोड़ा और आगे बढ़ गया, लेकिन लिन तियानचेन मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। ऐसी क्या बात है जो सुलझाई नहीं जा सकती? इस मियां, मैं मॉम और डैड को तुमसे मिलाने लाया हूं। मैं तुम्हें कल लू चान चान और मेरी सगाई की पार्टी में बुलाना चाहता था। मैंने मॉम डैड से पहले ही बात कर ली है। मैंने उनसे कहा है कि तुम्हें कंपनी के शेयर्स का 1000वां हिस्सा दे दें। अब तमाशा बंद करो, हमारे साथ घर चलो। पापा ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। लिन तियानचेन ने खुद तुम्हें वे शेयर्स दिए हैं। इससे पता चलता है कि उसका दिल कितना बड़ा है। तुम्हें ऐसे समझदार भाई का एहसान मानना चाहिए। 1000वां हिस्सा? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने ठंडे दिमाग से लिन तियानचेन का हाथ हटा दिया। वो एकदम मौके पर जमीन पर गिर गया। उसके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। मॉम तुरंत गाली गलौज करने लगी। अगर कल तियानचेन की सगाई ना होती, गुस्से में अगर लिन परिवार की इज्जत का सवाल ना होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें घर ले जाने आते? तुम बचपन से लिन तियानचेन को सताते आए हो और अब तुम हमारे सामने ही उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो। हमें आना ही नहीं चाहिए था। जब तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं देखना चाहती हूं कि तुम हमारी मदद और परवाह के बिना कब तक टिक पाते हो। ये सुनकर मुझे ये सब बेहद अजीब लगा। क्या आपको ये कहते हुए अजीब नहीं लगता? बचपन से आप में से किसने मुझे लिन तियानचेन को सताते देखा है? हर बार वो बस एक शिकायत करता था और आप बिना जांच किए मुझे सजा दे देते थे। इस बार उसे असली वारिस बनाने के लिए आपने मुझसे 3 साल तक झूठ बोला और मेरी सारी मेहनत को खारिज कर दिया। इसे आप मदद कहते हैं? चुप रहो। मॉम बोलते हुए मुझे थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन इस बार मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें पीछे ढकेल दिया। ये देखकर लिन तियानशिन ने तुरंत उन्हें संभाला और रोती हुई आवाज में मेरी तरफ देखा। भैया, मॉम ने तुम्हें पालने के लिए इतनी मेहनत की है, क्या तुम उन्हें इस तरह का सिला दे रहे हो? मॉम से अभी माफी मांगो। फिर उसने मॉम से मिन्नत की। मॉम, भैया का ये मतलब नहीं था। वो बस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आपने कंपनी मुझे दे दी। आखिर मैं सिर्फ एक अडॉप्टेड बेटा हूं। शायद मुझे भैया को ही वारिस बनने देना चाहिए। लेकिन मॉम ने उसे रोक दिया और सख्त चेहरे के साथ कहा, तियानशिन, तुम्हें उसके लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। वो एक आस्तीन का सांप है। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा निकलेगा तो मैंने उसे उस वक्त बाहर ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया होता। पापा गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़े। तियानशिन, तुम आज बहुत आगे निकल गए। तुम्हें मॉम को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था और तुम्हें तियानशिन को इस तरह नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। ऐसा करो, एक अच्छा सा तोहफा तैयार करो और कल तियानशिन की सगाई की पार्टी में लाओ। सबके सामने उससे माफी मांगो, फिर ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। उनकी बात सुनकर मैंने अपना सर झुकाया और तब तक हंसा जब तक कि मैं कांप नहीं गया। आप सच में एक परिवार हैं। इस पर पापा ने सर हिलाया। एक परिवार में तुम भी शामिल हो। कल तुम्हारे आने के बाद हम सब मिलकर लिन तियानशिन की खुशियों के गवाह बनेंगे। मैंने अपनी भावनाओं को काबू करने की पूरी कोशिश की। शांत होकर मैंने ऊपर देखा और एक झूठी मुस्कान दी। ठीक है, मैं कल वहां आऊंगा। कुछ चीजों का फैसला होना अभी बाकी है।
उन्हें गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखकर मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। फिर मैंने लू कॉरपोरेशन के लिए एक कैब ली। अगले दिन शहर के सबसे बड़े होटल को लाइटों और रंगों से सजाया गया था। चारों तरफ चहल पहल थी। लिन और लू परिवारों के बीच का ये रिश्ता हर ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर था। अनगिनत बड़े बिजनेसमैन इस पार्टी में आए थे। होटल के अंदर लिन तियानशिन गर्व से भरा हुआ था। सबकी तारीफों का मजा ले रहा चल रहा था। मॉम की आंखें नम हो गईं। अगर मैं बस तियानशिन को खुश देख सकूं तो मेरे लिए इतना ही काफी है। हाँ, पापा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। तियानशिन जैसा बेटा होना मेरे लिए घमंड की बात है। फिर उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी। फंक्शन शुरू होने वाला है। लिन तियानशिन, वो लड़का अभी तक यहां क्यों नहीं आया? शायद मुझे उसे फोन करके पूछना चाहिए मॉम। उनकी आंखों में नफरत की एक झलक दिखी। उसकी परवाह भी मत करो, वो शायद कहीं पार्टी कर रहा होगा। उसके जैसा बेटा हमारे लिए सिर्फ एक कलंक है। अगर वो आज नहीं आया तो मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, एक कर्मचारी भागता हुआ अंदर आया। मिस्टर लिन, कुछ गड़बड़ हो गई है। हमारी कंपनी के गेट पर एक जांच गाड़ी आकर रुकी है। उनका कहना है कि हमारी कंपनी में कुछ गड़बड़ियां हैं। वे चाहते हैं कि आप जांच में सहयोग करने के लिए आएं। ये सुनकर मॉम और डैड को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। लिन तियानशिन ने उस कर्मचारी का कॉलर पकड़ लिया। तुमने अभी क्या कहा? वो शख्स घबराया हुआ सा लिन तियानशिन के सामने हकलाने लगा। यंग मास्टर लिन, मेरा मतलब है टैक्स विभाग की एक जांच गाड़ी कंपनी के गेट पर पहुंच चुकी है। उनका कहना है कि हमारी कंपनी में टैक्स चोरी के कई मामले हैं और वे चाहते हैं कि आप तुरंत जांच में सहयोग करने के लिए वहां आएं, वरना वे लोगों को गिरफ्तार करने आएंगे। और इस बार उनके बड़े अधिकारी भी आए हैं। उनकी बातों से लग रहा है कि ये मामला गंभीर है। हमें जेल की सजा भी हो सकती है। ये सुनकर पापा का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाव भाव बदलने लगे। अरे, ये बात समझ में नहीं आती। हम हमेशा से पूरी तरह साफ सुथरे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक कि कंपनी में किसी ने चुपके से फंड का गबन ना किया हो। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, मॉम के चेहरे पर थोड़ा सा पछतावा दिखा। पापा इतने सालों से बिना वजह बिजनेस में टिके नहीं रहे थे। उनका बदला हुआ चेहरा देखकर वो तुरंत समझ गई कि वही समस्या की जड़ है। वेन्या, तुम जानती हो कि क्या चल रहा है ना? मॉम ने पापा का हाथ पकड़ा और एक झूठी मुस्कान दी। आपको तो पता है, तियानशिन को कभी सेफ महसूस नहीं हुआ। क्या आपको याद है जब वो 2 साल पहले गंभीर रूप से बीमार पड़ा था? तब उसे खुश करने के लिए मैंने कंपनी के अकाउंट से कुछ हजार रुपए निकाले थे और उसके लिए कुछ तोहफे खरीदे थे। पापा ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया? तुमने उसके लिए क्या खरीदा था? मुझे डर था कि आप राजी नहीं होंगे। मैंने बस तियानशिन के लिए एक नया गेमिंग कंसोल खरीदा था। बाद में उसे वो पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे कम कीमत पर बेच दिया। मैंने सोचा कि पैसे पहले ही खर्च हो चुके थे और कंपनी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने दोबारा नहीं सोचा। मैंने बस कंसोल बेचने से मिले पैसे तियानशिन को पॉकेट मनी के रूप में दे दिए। ये सुनकर पापा का खून खौल उठा, लेकिन फिर उन्होंने उलझन में पूछा, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आती। वो तो सिर्फ कुछ हजार रुपए थे। उससे टैक्स विभाग के बड़े अधिकारी यहां नहीं आते। क्या कुछ और भी है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मॉम ने अपना सर झुकाया और खामोश रहीं। लेकिन आखिरकार पापा की सख्त नजरों के सामने मॉम टूट गईं। असल में पिछले साल मैंने देखा कि तियानशिन अपने बिजनेस में काफी स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए मैंने कंपनी से 10 करोड़ रुपए उसे ट्रांसफर कर दिए। मैंने उसके लिए एक प्राइवेट जेट भी खरीदा था। ये सुनते ही पापा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उनकी आवाज का संतुलन पूरी तरह खो चुका था। मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि जेट की बात कैसे सामने लाएं। लिन तियानशिन ने आखिरकार सावधानी से बात शुरू की। पापा, ये सब मेरी गलती है। मैंने मॉम के सामने रोना रोया और कहा, बिजनेस शुरू करना बहुत थका देने वाला है। मैं दुनिया घूमना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने पैसे जुटाए और मेरे लिए एक जेट खरीद लिया। लेकिन फिर मैं उसे एक जुए में हार गया। ये सुनकर पापा का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। उन्होंने मां और बेटे की तरफ देखा और एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि क्या कहें। आज से तुम पुराने बंगले में जाओगे और अपने किए पर पछतावा करोगे, और तुम
कंपनी में अपनी सारी ताकत सौंप दोगे। मुझे बहाने का एक भी शब्द नहीं सुनना है। फिर उन्होंने समय देखा। आखिरकार वो बोले, इसे अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। टैक्स विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी से कोई प्लान बनाओ, वरना सब अंदर जाएंगे। फिर उन्होंने लू ग्रुप के हेड लू चांचान के पिता को फोन किया। पुराने दोस्त, चांचान रास्ते में होगी है ना? मुझे माफ करना, लेकिन आज की सगाई की पार्टी शायद आगे नहीं बढ़ पाएगी। कंपनी में कुछ बात हो गई है, मुझे वहां जाकर इसे संभालना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, फोन से एक शांत और मजाकिया आवाज आई। हे लिन जियानन, हमारी अभी सगाई भी नहीं हुई है। मुझे पुराना दोस्त कहना ठीक नहीं बैठता, है ना? पापा हैरान रह गए। उन्होंने और पूछा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि लू ग्रुप ने इस सगाई की पार्टी को कैंसिल करने का फैसला किया है। मेरी बेटी लू चानचान अब तुम्हारे बेटे लिन टियानचान से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर पापा के चेहरे पर गुस्से की एक झलक दिखी। लू वान, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं लू ग्रुप को मिलने वाली अपनी फंडिंग बंद कर दूंगा? फोन से एक ठंडी हंसी आई। तुम्हारी फंडिंग? मुझे मत हंसाओ। तुम्हारा फंडिंग का मतलब सिर्फ मुझे अपनी बेटी बेचने के लिए मजबूर करना है। अगर तियानचिंग ना होता तो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती। पापा की आंखें फटी की फटी रह गईं। लिन तियानचिंग? वो तुम्हारे साथ है? वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि लू कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे साथ किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। अभी तुम बेहतर होगा कि ये सोचो कि टैक्स विभाग से कैसे निपटना है। इसके साथ ही फोन अचानक कट गया। अभी जो बात हुई थी उसे मॉम और लिन तियानचन ने भी सुना था। उन्होंने पापा की तरफ हैरान होकर देखा। मॉम ने अपने दांत भींचकर कहा, क्या तुम लू लोग पागल हो गए हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिन टियानचन उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है? लिन टियानचन के चेहरे पर उलझन के भाव थे। सोच में डूबे हुए पापा ने दूर एक गहरी नजर डाली और कहा, चलो पहले कंपनी वापस चलते हैं। जो मामला सामने है उससे निपटते हैं। फिर हम लिन टियानचन को ढूंढेंगे और उससे सच उगलवाएंगे। इसके साथ ही वे तीनों एक रोल्स रॉयस में बैठे और कंपनी की तरफ चल दिए। जहां तक पार्टी में आए तमाम बिजनेस मालिकों का सवाल था, वे सब नाराजगी में वहां से चले गए। इस बीच लू कॉर्पोरेशन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के ऑफिस के अंदर लू वान ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। लिन तियानचान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ 3 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लोगे और कंपनी को करोड़ों के स्केल पर पहुंचा दोगे। मैं वाकई बहुत इंप्रेस्ड हूं। उनके बगल में लू चानचान ने भी चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा। भैया लिन तियानचान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही सालों में आप इतनी दूर निकल आएंगे। अमेजिंग। मैंने एक हल्की मुस्कान दी। बस किस्मत थी। उतना भी खास नहीं है जितना आप कह रही हैं। लेकिन सच कहूं तो अगर मॉम और डैड ने मेरे सारे रास्ते बंद ना किए होते तो मैं फॉरेन में बिजनेस के मौके ढूंढने और कामयाब होने के लिए मजबूर नहीं होता। लू वैन थोड़ा मुस्कुराए। फिर भी हमारी मदद करने के लिए मुझे तुम्हारा एक बार फिर थैंक यू बोलना होगा। एक बार लू कॉर्पोरेशन इस मुसीबत से बाहर निकल जाए, उसके बाद तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, हम बिना सोचे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मुझे अभी कुछ और काम भी निपटाने हैं। मैंने वापस साउथ जाने की ट्रेन का टिकट बुक कराया है और मुझे तुरंत निकलना होगा। काफी देर हो रही है, अब मुझे भी चलना चाहिए। मैं बस निकलने ही वाला था कि लू चानेर ने मुझे आवाज दी, भैया तियानशिंग। मैंने अपने कदम रोके और मुड़कर देखा। क्या बात है? चानीर का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने अपना सर झुका लिया। कुछ नहीं। ये देखकर लू वैन हंस पड़े। तियानशिंग, मैं जानता हूं कि तुम बचपन से ही चानेर को पसंद करते हो, और मैं ये भी देख सकता हूं कि चानेर के दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। क्यों ना चानेर को भी अपने साथ आगे बढ़ने के लिए साउथ ले जाओ? पापा, कुछ भी बकवास मत करो। लू चानेर ने अपने पिता को एक शिकायत भरी नजर से देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, इसे साथ ले चलते हैं। चानेर, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर? उसकी खूबसूरत आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ सेकंड की हिचकिचाहट के बाद
उसने धीरे से अपना सर हिला दिया। ये देखकर लू के पिता फिर से मुस्कुराए। इसके बाद मैं रिश्ता तोड़ने के अग्रीमेंट के साथ लिन सिटी पहुंचा। जाने से पहले मैं उनके साथ सब कुछ साफ कर देना चाहता था। इस वक्त टैक्स विभाग के अधिकारी अभी तक वहां से गए नहीं थे। मॉम और डैड जांच को लेकर पहले से ही बेहद परेशान थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो मॉम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो तेजी से आगे बढ़ी और उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया। लिन टियानचिंग, तुम एहसान फरामोश इंसान, तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने लू कॉर्पोरेशन में क्या किया? लू वेन ने अचानक सगाई क्यों कैंसिल कर दी? मैंने उनकी कलाई पकड़ी और उन्हें पीछे ढकेल दिया। मिसेस लिन, क्या आप मुझ पर हाथ उठा रही हैं? मैं अभी पुलिस बुला लूंगा। ये देखकर उनकी आंखें ठंडी हो गईं। लिन टियानचिंग, तुम इतनी कड़वी बातें करना कब से सीख गए? तुम्हें पता भी है सगाई की पार्टी कैंसिल होने की वजह से टियानचिंग बहुत ज्यादा परेशान है। लिन टियानचिंग के चेहरे पर एक उदास और झूठा रोना था। लो, फिर से वही नाटक शुरू हो गया। भैया, मैं जानता हूं कि आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं लिन फैमिली का वारिस बन गया, लेकिन मैंने इसे एक बराबरी का मुकाबले में जीता है। मैं मॉम डैड का अडॉप्टेड बेटा हूं, ये सच है, लेकिन इस वजह से आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकते। आपको अंदाजा भी है कि होटल में उन सब लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। मैं हंस पड़ा। कितनी बेइज्जती हुई मुझे नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि बहुत जल्द हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इतना कहने के बाद मैंने रिश्ता तोड़ने का तैयार किया हुआ अग्रीमेंट बाहर निकाला। मैंने उसे उनके सामने टेबल पर पटक दिया। इस पर साइन करो। आज के बाद से मेरा लिन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। अग्रीमेंट में जो लिखा था उसे देखने के बाद मॉम और भी ज्यादा गुस्से में आ गईं। लिन टियानचिंग, तुम एहसान फरामोश इंसान, तुम सच में मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? मैंने अपने चेहरे के हाव भाव बिल्कुल ठंडे रखे और सपाट आवाज में कहा, साइन करो या मत करो, फिर आज से मैं लिन टियानचिंग से वारिस की गद्दी छीनने के लिए जो कर सकता हूं वो सब करूंगा। ये सुनते ही मॉम ने तुरंत मेरे हाथ से पेन छीना और अग्रीमेंट पर अपना नाम साइन कर दिया। यहां तक कि लिन टियानचिंग की खातिर उन्होंने आगे बढ़कर पापा के नाम के साइन भी खुद ही कर दिए। फिर उन्होंने लिन टियानचिंग से कहा, टियानचिंग, तुम भी साइन करो। आज से मॉम का ऐसा कपूत बेटा नहीं है और तुम्हारा भी ऐसा एहसान फरामोश भाई नहीं है। ये सुनकर लिन टियानचिंग ने ना नुकर करने का थोड़ा सा झूठा नाटक किया और फिर तुरंत अपने साइन भी कर दिए। मैंने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ा और धीरे से उस अग्रीमेंट को मोड़ कर रख लिया। आज से लिन फैमिली का मुझसे कोई वास्ता नहीं था। ठीक उसी वक्त पापा फाइनेंस ऑफिस से कुछ अधिकारियों के साथ बाहर आए। उनके चेहरे को देखकर ही साफ पता चल रहा था कि काफी सारे सबूत मिल चुके हैं। उन अधिकारियों में से एक ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। लिन टियानचिंग, क्या तुम वापस साउथ नहीं जा रहे थे? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मैंने एक मुस्कान दी। ओल्ड सॉन्ग, आप भी यहां हैं? मेरी ट्रेन 2 दिनों में है। चूंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है तो क्या आज रात ड्रिंक पर मिले? मैंने धीरे से सर हिलाया, लेकिन जिसे देखकर मॉम डैड और लिन टियानचिंग दंग रह गए। पापा अपने दिल के गुस्से को दबाते हुए तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने मेरी तरफ देखकर एक झूठी मुस्कान दी। अरे लिन टियानचिंग, तुम डायरेक्टर सॉन्ग को जानते हो? मैंने अपना सर घुमाए बिना ही ओल्ड सॉन्ग से कहा, आज रात मिलते हैं। इतना कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन पापा ने मेरा रास्ता रोक दिया। फिर उन्होंने ओल्ड सॉन्ग की तरफ देखा। डायरेक्टर सॉन्ग, टियानचिंग मेरा बेटा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आपका दोस्त होगा। चूंकि हम सब यहां एक ही परिवार हैं, क्या आप ओल्ड सॉन्ग से सीधे मना करवा सकते हैं? ये देखकर पापा एक मिन्नत भरे लहजे में मेरी तरफ मुड़े। टियानचिंग, क्या तुम मेरे लिए 2 शब्द बोल सकते हो? वो पैसा उस वक्त तुम्हारी मॉम के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था और तुम्हारे भाई पर खर्च हुआ था। अगर उन्होंने सच में जांच की तो तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई जेल चले जाएंगे। तुम क्या खाना चाहते हो, क्या खाओगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी ठंडी नजरें उन पर डाली। फिर मैंने रिश्ता तोड़ने का अग्रीमेंट निकाला
और उनके सामने कर दिया। इसके अलावा हम पहले ही रिश्ते तोड़ चुके हैं। मुझे इस तरह प्यार से मत बुलाओ। अग्रीमेंट पर अपना खुद का नाम लिखा देखकर लिन जियानन तुरंत हक्का बक्का रह गया। लिन तियानचिन, ये सब क्या चल रहा है? ये मेरे साइन किसने किए? मैं इसे नहीं मानता। वो उसे छीनकर फाड़ने ही वाला था कि मॉम ने आकर उसे रोक दिया। ओल्ड लिन, उसने लिन तियानचिन को धमकी देकर यह हक छीना है। ऐसे एहसान फरामोश को साथ रखने की क्या जरूरत है? मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसके बिना भी इस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। हम इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते। पापा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। तभी ओल्ड सॉन्ग ने अचानक एक ठंडी हंसी हंसी। वो आगे बढ़ा और उसने मेरे कंधे को थपथपाया। भाई, क्या तुमने इन्हें वो सब नहीं बताया जो तुमने इनके लिए किया है? मैंने एक कड़वी मुस्कान दी। आपको क्या लगता है, अगर मैं इन्हें बता भी देता तो क्या ये यकीन करते? और इनकी नजरों में मैं बस एक अडॉप्टेड बेटा हूं। इनकी नजरों में मेरी औकात कभी एक कुत्ते से ज्यादा नहीं रही। ओल्ड सॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। उसने पापा की तरफ देखा और फिर बोला, क्या आप जानते हैं, अगर तियान कीन ने आपके लिए एक बहुत बड़ा जुर्माना ना भरा होता तो आपके खिलाफ पिछले के पिछले साल से ही जांच चल रही होती। लेकिन आपकी नजरों में सिर्फ ये अडॉप्टेड बेटा है जो बस रोना रोता रहता है। ये बेहद अजीब है। ये सुनकर पापा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही पछतावा सा दिखा। लेकिन मॉम बिल्कुल पागल हो उठी। क्या मैंने उससे मदद मांगी थी? कौन जानता है कि उसके पीछे उसका क्या घटिया इरादा था? वो हमेशा से ही बेकार रहा है। ये सुनकर भले ही हम रिश्ते तोड़ चुके थे, लेकिन मेरे दिल में एक गहरी टीस उठी। उसी पल लू फैमिली की गाड़ी धीरे से आकर रुकी। लू वान और उनकी बेटी लू चांचान धीरे से बाहर आए। मैं मुड़ा और मैंने लू चंचन को देखकर एक हल्की मुस्कान दी। तुम यहां क्यों आई हो? लू चंचन ने एक शरारती मुस्कान दी। मेरे पापा ने अंदाजा लगा लिया था कि आप यहां होंगे। उन्हें डर था कि कहीं आप अकेले और बेबस न पड़ जाएं। वो खास तौर पर मुझे यहां आपका साथ देने के लिए लाए हैं। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे दिल को एक सुकून मिला कि मामला अब पूरी तरह सुलझ चुका है। उनको देखकर मॉम ने तुरंत लू वान की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाने लगी, तुम अपनी बात के पक्के इंसान हो। मेरे बेटे को सबके सामने तमाशा बना दिया। मैं ये पक्का करूंगी कि तुम्हारे लू परिवार को इस शहर में इसकी कीमत चुकानी पड़े। फिर उन्होंने लू चांचान की तरफ उंगली उठाई। तुमने अभी कुछ देर पहले मेरे बेटे के साथ खेल खेला और अब तुम इस एहसान फरामोश इंसान के साथ घूम रही हो। तुमने सारी औरतों का नाम खराब कर दिया है। लू चांचान तुरंत पलटकर जवाब देने ही वाली थी, लेकिन मैं उसके आगे आकर खड़ा हो गया और अपनी मां को सख्त नजरों से देखने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगिए, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं लिन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। माहौल में भारी तनाव था। तभी ओल्ड सॉन्ग उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़े, जिससे उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। बधाई हो भाई, तुम यहां वापस आए और तुम्हें तुम्हारी पसंद भी मिल गई। शादी करने का कब तक का इरादा है? तुम्हें मुझे पार्टी में जरूर बुलाना होगा। वक्त आने पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद मेरा उन तीनों की तरफ देखने का बिल्कुल मन नहीं था और मैं लू चांचान के साथ वहां से निकल गया। इस बीच ओल्ड सॉन्ग उन्हें आगे की पूछताछ के लिए ले गए। पूरी लिन कॉरपोरेशन के लिए 10 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जो टैक्स उन्होंने चोरी किया था वो काफी ज्यादा था। अगले दिन लिन फैमिली इसी वजह से अखबारों की सुर्खियों में था। साथ ही साख खराब होने की वजह से कई बिजनेस पार्टनर्स ने उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। उस दोपहर मेरी मां अचानक मेरे पास आईं और रोते हुए बोली, पापा के गिरफ्तार होने में ये सब मेरी ही गलती है। तब मुझे पता चला कि अपनी मां और लिन तियानचैन को बचाने के लिए पापा ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था। कितना अजीब है ना? मुझे बड़े होते हुए कभी भी उस तरह का पिता का प्यार महसूस नहीं हुआ। मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और सीधे अपने आदमियों से कहकर उन्हें बाहर निकलवा दिया। उस रात लू चांचान और मैं पटाखे देखने गए। हमने साथ में ड्रिंक की और एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। अगली सुबह हमने मिस्टर लू से अलविदा कहा और साउथ जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। जाने से पहले मैंने सुना कि लिन तियानचैन ने
लिन कॉरपोरेशन का काम संभाल लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी काबिलियत को देखते हुए वो लिन फैमिली को आगे ले जाने के लायक नहीं है। लेकिन अब इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। साउथ वापस आने के बाद मैंने तुरंत लू फैमिली के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। फिर लू चानचान के साथ मैंने कंपनी को दिन ब दिन आगे बढ़ते हुए देखा, यहां तक कि 3 महीने बाद लू चानचान को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हमने वापस जाकर शादी की तैयारियां शुरू करने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही हम वापस पहुंचे, लू के पिता ने एक बहुत बड़ा झटका दिया। लिन फैमिली का बिजनेस पूरी तरह डूब चुका था और लिन टियानचेन ने उसे एक कंपेटिटर को बेहद कम कीमत पर बेच दिया था। पैसे मिलने के बाद मां उस रकम का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन लिन टियानचेन गायब हो गया। वो सारे पैसे लेकर भाग गया और इस वजह से मां पूरी तरह टूट गई। वो गंभीर रूप से बीमार हो गई और अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आखिरकार हम मां बेटे ही तो हैं। लू चैन के कहने पर मैं फिर भी हॉस्पिटल गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मुझे उनकी आंखों में कोई खुशी नहीं दिखी, बल्कि एक ऐसी नफरत दिखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम ना होते तो तुम्हारे पिता गिरफ्तार नहीं होते और तुम्हारा भाई कंपनी को अच्छे से चला रहा होता। अगर तुम ना होते तो वो हमें छोड़कर नहीं जाता। वो मुझ पर झपटी। ये देखकर कि कहीं वो लू चानचान को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, मैंने तुरंत उसका हाथ थामा और हम वहां से बाहर निकल आए। लेकिन लिन टियानचेन कभी भी लिन कंपनी का असली मालिक नहीं था। वो सिर्फ एक वारिस था। आखिरकार सारे एसेट्स कहां जाएंगे, इसका फैसला पापा को ही करना था। शायद पापा ने जेल में आखिरकार लिन टियानचेन का असली रूप देख लिया था। इसलिए कुछ ही समय बाद लिन टियानचेन प्रॉपर्टी के गबन के मामले में एक भगौड़ा बन गया। लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया, यहां तक कि 6 महीने बाद जिस रात लू चानचान ने बच्चे को जन्म दिया, मैंने अचानक हॉस्पिटल के गेट पर लिन टियानचेन को देखा। वो बिल्कुल एक भिखारी की तरह लग रहा था। मैं आगे बढ़ा और मैंने शांति से कहा, पुलिस तुम्हारी इतने समय से तलाश कर रही है। कोई तज्जुब नहीं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि तुम इस हालत में पहुंच चुके हो। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में नफरत की एक बिजली सी कौंधी। ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने लिन फैमिली की मदद करने से मना ना किया होता तो हमारा ये हाल नहीं होता। मैंने सुना है कि तुम अब एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी के बॉस बन चुके हो, लेकिन उससे क्या? चाहे जो हो जाए, तुम इस सच को नहीं बदल सकते कि तुम्हारे खुद के माता पिता ने तुम्हें ठुकरा दिया था। तुम एक ऐसे नाकाम इंसान हो जिसे तुम्हारे अपने पेरेंट्स ने भी कभी स्वीकार नहीं किया। मुझे अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ा। अचानक दूर से पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी। मैं वहां नहीं रुका। मैं मुड़ा और हॉस्पिटल के अंदर की तरफ चल दिया। वहीं मेरी असली खुशी थी।